हमारे तमाम नाज़रीन, क़ारीन और सामीन को उनके अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए इनिशिएटिव के साथ, जो कि एज़ प्रॉमिस्ड हमारे चैनल का जो एम है वो यही है कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आप सबके साथ शेयर की जाएँ। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि हम एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं ऐसे प्रोफेशनल से, ऐसे अपने कुलीग से बात करूंगा जिनको बज़ाते खुद मैं जानता हूं, या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनको मैं जानता हूं, तो उनसे बात करेंगे। तो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं इफ़रा इकबाल खान। ये वफाकी जामिया उर्दू में मेरे साथ ही उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है इंटरनेशनल रिलेशन से। उन्होंने पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। अभी मौजूदा तौर पे वो STS ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के साथ में काम कर रहे हैं। वो एज ए कंप्लायंस ऑफिसर और एडमिशन ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल समर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? जी मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक ठाक। और चूँकि अभी हमारी डिस्कशन गालिबन 30-35 मिनट तक तो जाएगी लाजमी, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो होगी। तो आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए जो हमारी ऑडियंस है उनसे, ताकि फिर आगे चला जा सके। श्योर। बेसिकली आपने ऑलमोस्ट मेरा इंट्रोडक्शन तो बता दी है। थैंक यू सो मच समर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड डेफिनेटली माय नेम इज इफ़रा खान एंड आई जस्ट ग्रेजुएटेड in 2024 from FAST University, Federal University for Science and Technology, like in international relations, and currently I'm working as a compliance officer with STS Global Education. चलिए ऑडियंस अभी आपको जान गए होंगे, तो अभी आप ये बताइए कि जो आप STS ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अंदर क्या काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपका क्या रोल है? देखिए, मेरा रोल यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिसेंटली मैं मैनेज कर रही हूँ 2 पोस्ट, लाइक इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिसर, लाइक यू कैन से एजुकेशन कंसल्टेंट, और एज वेल एज कंप्लायंस ऑफिसर। अब ये है कि ये 2 डेजिग्नेशंस कंपैरेटिवली डिफरेंट हैं। डिफरेंट इस लिहाज से जो एडमिशन ऑफिसर होता है उसने बेसिकली स्टूडेंट को पर्सनली जो है उन्हें उनके एडमिशन प्रोसेसिंग में काम करना होता है, लाइक उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेके उनके लिए अगर यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन प्रोसेस से लेके। अब कंप्लायंस ऑफिसर का ये काम होता है कि जब स्टूडेंट आता है इंटरव्यू स्टेज पे, लाइक उसका डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट ने शेयर कर दिए और अब हमने फाइल प्रोसेस करके वो यूनिवर्सिटी को शेयर कर दी गई। अब जब वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो गई तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट का एक ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी उन्हें एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है, जो कि फर्स्टली जो आता है वो बेसिकली कंडीशनल ऑफर लेटर होता है। अगर कोई कंडीशन इसमें नहीं है, लाइक फाइल प्रोसेसिंग द फाइल, होता यह है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स के इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पर भी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मोस्टली कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है, और उसमें जैसे कंडीशंस वगैरह होती हैं, हम जैसे वो कंडीशन मीट करते हैं देन स्टूडेंट को अनकंडीशनल ऑफर रिसीव होती है। अब अनकंडीशनल ऑफर जैसे ही रिसीव होती है उसमें यह होता है कि जस्ट एक इंटरव्यू की कंडीशन होती है कि स्टूडेंट ने बेसिकली इंटरव्यू क्लियर करना है, एंड फर्दर जो है कैश डॉक्यूमेंट के लिए, जो कि बेसिकली कंफर्मेशन होती है उनकी स्टडीज की, उस डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो फर्दर TB टेस्ट करवाना होता है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, और यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। ठीक है, ये जो कंडीशंस होती हैं मोस्टली जो है वो ऑफर लेटर पर आती है। तो अब जो इंटरव्यू स्टेज को बेसिकली क्रिटिकली जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर देखता है। लाइक अब तक का जो प्रोसेस स्टूडेंट का चल रहा था इनिशियली, दैट इज फाइन, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना सबसे यू कैन से इट इज अ क्रिटिकल स्टेज कि जहाँ पे स्टूडेंट आप पहुँचता है तो उसके बाद उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी होती है, जो कि मेनली यहाँ पे STS में मैं देख रही हूँ। तो स्टूडेंट के हम सेशंस लेते हैं अकॉर्डिंगली। इवन हमारा जो STS ग्लोबल एजुकेशन है वो मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये अभी फिलहाल ऑपरेट हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है। तो इट इज मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि और मेन हेड ऑफिस जो है इसका वो UK लंदन में है। तो बेसिकली ये ओवरऑल ये है। और जब कंप्लायंस की जो चीजें हैं वो कंट्री वाइज, तो हर कंट्री में 1-2-3 कंप्लायंस ऑफिसर हैं, लेकिन फिर लीड कंप्लायंस ऑफिसर भी हैं जो इसको लीड करते हैं। स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है, देन उसको फिर लास्ट जो उसका इंटरव्यू होता है, सर मुनाइम अहमद फ्रॉम बांग्लादेश, तो वो इसको मतलब स्टूडेंट को पर्सनली जज करते हैं कि स्टूडेंट कितना परसेंट रेडी है और उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजना है या नहीं भेजना। तो कंप्लायंस ऑफिसर का जो मेन यू कैन से रोल है, या फिर जो उनका मेन परफॉर्मेंस है, वो बेसिकली ये है कि उन्हें स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए रेडी करना होता है, जिसे प्री कैस इंटरव्यू कहते हैं, जिसे PCI यानी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है इसे प्री कैस इंटरव्यू कहते हैं।
तो कंप्लायंस ऑफिसर का मेन जो काम है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट को प्रिपेयर करना यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए। अच्छा जी, बहुत उम्दा, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। काफी ये इंटरेस्टिंग काम भी है, जैसे टीचिंग के अंदर होता है समटाइम्स कि सर दर्द हो जाता है बंदे को पढ़ा के। तो बहरहाल हर काम के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। तो आपकी क्या मोटिवेशन है मतलब इस फील्ड में आने के लिए, और जो यूके की एजुकेशन है उसमें एज ए कंप्लायंस ऑफिसर काम करने के लिए? थोड़ा इस हवाले से बताइएगा, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? ओके श्योर। समझ देखिए, जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है ना, तो ग्रेजुएट होने के बाद ना स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत से आइडियाज़ होते हैं, बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं कि शुड वी गो फॉर मास्टर्स और शुड वी स्टार्ट आवर प्रोफेशनल जर्नी। तो ये दो चीज़ें हर एक स्टूडेंट के माइंड में होंगी, आप भी रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे माइंड में जो पहली चीज़ थी डेफिनेटली एजुकेशन भी थी और प्रोफेशनल लाइफ भी था, कैरियर भी था जो मैंने स्टार्ट करना है। तो अब मोटिवेट जिस चीज़ ने मुझे किया है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट ग्रोथ है। दैट मीन्स कि जैसे आप ग्रेजुएट हुए, अब ग्रेजुएट होने के बाद अगर मैं बीच में पॉज दूँ 1 ईयर का या फिर रेस्ट करने के लिए, तो अगर 1 ईयर का मैं या 2 ईयर्स का अगर मैं गैप दे रही हूँ तो मैंने ये सोचा कि स्टडी के लिए मैं दे सकती हूँ कि स्टडी की कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी मतलब किसी भी एज में है आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जाने के स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इटसेल्फ। तो डेफिनेटली मैंने इस चीज़ को मोटिवेशन मुझे यहीं से मिली है। और वाई यूके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन देयर आर मैनी कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डेफिनेटली जाना चाहते हैं। तो यूके के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूके इज़ अ रियली बिग मार्केट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आफ्टर इंडिया एंड चाइना। यूके से काफ़ी स्टूडेंट्स हर साल जो है अगर आप देखें तो 13 से 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं इसकी थोड़े से बेनिफिट्स बताऊं क्या है, तो बेनिफिट्स डेफिनेटली एक तो इंटरनेशनल डिग्री है, और यूके सिर्फ इंटरनेशनल डिग्री नहीं बल्कि बहुत वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है इसकी डिग्री। तो एक तो इसकी डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत है, और दूसरा ये 98 और 99% वीज़ा रेशो यहाँ पाकिस्तान से। तो अगर आप मोटिवेशंस देखें तो इस फील्ड में मुझे ये लगा कि आई एम द पर्सन दैट रियली लाइक्स टू सजेस्ट समथिंग टू अदर्स एंड हेल्प देम in terms of anything if I can। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि yes I can do this, मैं कर सकती हूँ ये। और डेफिनेटली मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि मेरी ग्रोथ ना रुके, ये स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आई एम द पर्सन जो वो चाहता है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेके चलूँ। तो दिस समथिंग। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब वीज़ा रेशो भी अच्छा है पाकिस्तान का, चूँकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है ताकि स्टूडेंट्स को, जैसे अमेरिका में 7 साल आप वेट करते रहें एप्लीकेशन फाइल करके, ऐसा तो कम से कम नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका इस फील्ड में वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, और क्या क्या चेंजेस मतलब आपने देखी हैं पिछले टाइम से इस टाइम के अंदर, करंट टाइम के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हिसाब से, मतलब एडमिशन प्रोसेस के हिसाब से यूके में कौन सी चेंजेस पहले थी, कौन सी अभी आई है, इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा। श्योर। समझ देखिए, मुझे अभी इसी फील्ड में हो चुका है 1 साल। मैंने ये ज्वाइन किया था STS को प्रीवियस ईयर 2024 में अप्रैल में 2022 अप्रैल को मैंने ये ज्वाइनिंग दी थी यहाँ STS ब्लॉक एजुकेशन में। तो कंपैरेटिवली मुझे 1 साल हो चुका है, मतलब 1+ ईयर हो चुका है यहाँ पर। और इसके अलावा जो आपने और आपने जो बात की कि चेंजेस क्या आई हैं, मेन चेंजेस आपने क्या देखी हैं, अब से उस वक्त क्या था अब क्या है, मतलब व्हाट आर द चेंजेस। तो चेंजेस तो डेफिनेटली आई हैं। सबसे पहले ये है कि यूके के वीज़ा रेशो पर कोई असरअंदाज नहीं हुआ, वीज़ा रेशो वही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि पहले जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे तो उनके लिए बहुत ही लीनियंसी थी, लाइक यूनिवर्सिटी वर रियली लीनियंट। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ इस तरीके से कि जो एडमिशन प्रोसेस है यूके का वो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। जैसे अभी आपने मेंशन किया USA का काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट को टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब चीज़ें ये हैं कि अगर पहले जो स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता था तो वो उसका इंटरव्यू पास हो जाता था। अब ये है कि स्टूडेंट अगर बिल्कुल कम्प्लीटली प्रिपेयर है और वो कोई मिस्टेक नहीं कर रहा तो उसी का ही इंटरव्यू क्लियर होगा। और अगर स्टूडेंट बहुत जेन्युइन भी है लेकिन उसने बीच में
कुछ एक दो चीजें भी गलत बता दी तो अब यूके वाले इसको बहुत क्रिटिकली देख रहे हैं। तो जो मेन चेंज आया है यूके की स्टडी सिस्टम में वो इंटरव्यू को लेकर आया है कि इंटरव्यू बेसिकली अब क्लियर करना कंपैरेटिवली इतना आसान नहीं रहा जो कि पहले था। तो चेंजेस में तो सिर्फ यही एक चेंजेस आई, इसके अलावा बहुत सी अदर रूल्स भी यूके ने फिलहाल अभी निकाले हैं लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए व्हाइट पेपर के लिहाज से और ये चीजें, ठीक है। मतलब PSW कम कर लिया जाएगा, अभी फिलहाल 2 साल के 18 मंथ्स का हो जाएगा और अगर स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो दोनों ने आइल्स करना होगा। तो ये अभी फिलहाल सिर्फ रूल्स ये बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन इस पे नहीं हुई। तो जो मेन चेंजेस अब तक हमने देखा है वो बेसिकली इंटरव्यू स्टेज पर आके हो रहा है। बेसिकली बेहतर हो गया ये, मतलब इंटरव्यू के लिए लाजमी फिर तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो टाइम वेस्ट नहीं करें और STS में आप जा सकते हैं या फिर किसी भी जगह आप जा सकते हैं जहाँ से आपको वैल्यू एडेड गाइडेंस मिल सके और आप अपना एडमिशन परस्यू कर सकें यूके जैसे प्रेस्टिजियस कंट्री के अंदर। और अगला सवाल हमारा ये है, आप ऑडियंस को हमारे बताइएगा इफ्रा कि कौन से ऐसे पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा प्रीफर करते हैं यूके जाने के लिए और ज्यादा रेशो किन स्टूडेंट्स का होता है तकरीबन। ओके, तो अब जो कोर्सेज हैं यूके के लिए जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत फेमस हैं या फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ काफ़ी तवज्जो उनकी उस तरफ ही है, तो बेसिकली मेनली ये आ जाते हैं बिजनेस के कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड और नर्सिंग के भी हैं बीच में और इसके अलावा कंप्यूटर से काफ़ी हैं लाइक डेटा साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये वो कोर्सेज हैं। साइबर सिक्योरिटी की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज, हेल्थ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली सोशल साइंसेज के भी हैं, एजुकेशन का भी है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो बेसिकली अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी फेमस। तो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन्हीं कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। सही हो गया। जैसे आइल्स का तो आपने बताया कि अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, तो एक और चीज बताइए कि आइल्स बिल्कुल 100% नेसेसरी है और दूसरा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमारे पास आमतौर पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि 3.5 CGPA होनी चाहिए, 3 CGPA होनी चाहिए मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स में, या फिर इंटरमीडिएट में आपकी 60% है जब वो मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइएगा और आइल्स के हवाले से बताइएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने समर ड्यूरिंग डिस्कशन एक चीज़ मेंशन की कि यूके हैज़ वेरी स्मूथ एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बहुत ही स्मूथ क्राइटेरियाज हैं यूके के। तो डेफिनेटली आइल्स इज़ नॉट दैट मच नीडेड। अब आइल्स के अलावा यूके अदर कोर्सेज, इंग्लिश कोर्सेज भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आइल्स को छोड़ के PTE है, ठीक है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डियोलिंगो है, टॉफिल है। तो अगर आइल्स आप नहीं भी कर सकते तो इनमें से भी अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे तो आपका एडमिशन इजीली प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है यूके की जो वो प्रोवाइड करता है, दैट इज एडमिशन विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट, लाइक जिसे हम MOI कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है तो उस पर भी आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। बस शर्त यह है कि आपको जो MOI है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो 3 से 5 साल के दरमियान होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है तो उस पर आपको कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट तो लाजमी करना है, जो मैंने आपको बताए हैं। अदरवाइज ये है कि विदाउट आइल्स भी यूके की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है। और ये तो एक जी, और दूसरी चीज़ आपने मतलब कि GPA वगैरह का पूछा है कि CGPA क्या रिक्वायर्ड होती है, और मतलब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि यूके इवन 55% पर भी एडमिशन दे देता है। अगर किसी स्टूडेंट की 2.3 CGPA भी है, 2.5 CGPA भी है, अराउंड 55 से 58 के दरमियान, तो उस पर भी मास्टर्स में, नॉट फॉर बैचलर्स, बट अगर एक स्टूडेंट ने बैचलर्स किया है और उसकी बैचलर्स में परसेंटेज आ रही है 55, तो 55% पर भी उसे मास्टर्स यूके में मिल जाएगा। और मास्टर्स का यूके में 1 साल का ड्यूरेशन होता है और बैचलर्स का 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें 4 साल का बैचलर नहीं करना, हमें 3 साल का 2 साल का मास्टर्स नहीं करना, सिर्फ 1 साल का मास्टर्स है। ये तो अच्छी बात है। और मैं खुद ये प्रेफर करता हूँ कि पाकिस्तान में भी MPhil की डिग्री को तो खत्म हो जाना चाहिए, डायरेक्ट जो BS 4 ईयर का उसके बाद PhD प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए, डेफिनेटली, जैसे दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज में होता है। बाकी बहरहाल आप मुझे ये बताइएगा कि इफ्रा के यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पाकिस्तान की जो डिग्री है,
जैसे नॉर्मली हम HEC से रिकॉग्नाइज्ड होती है हमारी यूनिवर्सिटीज, तो HEC की डिग्री की क्या वैल्यू है यूके के अंदर, और इजीली एडमिशन हो जाता है मास्टर्स में, PhD में, या फिर कोई दिक्कत आती है वेरिफिकेशन को लेके या फिर यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन को लेके? देखिए HSC से डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ही होनी चाहिए। यूके इस चीज़ को क्रिटिकली देखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेसिंग में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कोई मसला होता है या नहीं होता, डेफिनेटली समझ ये भी होता है। कुछ जो एरियाज हैं UKVI की तरफ से वो रिस्क पर हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में समटाइम्स ये है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट करती। लेकिन जैसे KPK के कुछ एरियाज हो सकते हैं, बलोचिस्तान है, मतलब हमारे ये जो एरियाज है यहाँ से समटाइम्स ये है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है एप्लीकेशन उन यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। समटाइम्स ये होता है कि जब एप्लीकेशन जो है वो एडमिशन डिपार्टमेंट के पास जाती है तो वो उसका डेफिनेटली उसे देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद जो है वो समहाउ एडमिशन मिल भी जाता है। अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, उसने इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है, और ये तो मतलब एरियाज वाइज जो है वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ एरियाज की एप्लीकेशन समहाउ एक्सेप्ट नहीं हो पाती। अदरवाइज ये है कि यूके बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है उसका प्रोसेस, तो एज सच पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई मसला होता नहीं है। चलिए ये तो अच्छी बात है, मतलब कोई खातिर ख्वाह इतनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा इफरम जी, आप ये बताइएगा कि कोई फाइनेंशियल एड्स हो गई या कोई स्कॉलरशिप वगैरह होती है पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए एज एन ऑप्शन अगर यूके में स्टडी करना चाहते हैं तो? यस, तो समझ होता ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली कंसल्टेंट जो है तो पहली बात कि वो स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज पर काम नहीं करते, और जब ब्रिटिश स्कॉलरशिप्स आती भी हैं स्टूडेंट्स के लिए तो वो पाकिस्तान से ये है कि बहुत कम या ना होने के बराबर स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप जो है सिक्योर कर सकते हैं। ईजी नहीं है ब्रिटिश स्कॉलरशिप जो है वो अचीव करना। हम बर्सरीज या स्कॉलरशिप के अगर क्राइटेरिया की बात करें यूके में, तो यूके में बेसिकली पार्शियल स्कॉलरशिप होती है। लाइक यू कैन गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम £1,000 टू इवन £7,000, इवन £10,000, ठीक है। अब यहाँ तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब होता ये है कि नॉर्मली जो स्कॉलरशिप्स यूके में है वो आप एक अंदाजा लगा लें कि 1 से 7 लाइक 1,000 से 7,000 के दरमियान स्कॉलरशिप मिल जाती है। और इफ स्टूडेंट अगर उसे 10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर वो मेरिट पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली यूके जो है वो मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप देता है, उसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना होता है स्टूडेंट के लिए, या फिर जो एडमिशन डिपार्टमेंट होता है वो खुद ही उन्हें एलोकेट कर देता है एज पर देयर प्रोफाइल, कि उनकी जो प्रोफाइल है स्टूडेंट्स की उस पर भी उन्हें मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन वही बात है कि पार्शियल स्कॉलरशिप मोस्टली यूके की यूनिवर्सिटीज में दी जाती है स्टूडेंट्स को। चलें ये भी बेहतर हो गया, काफ़ी अच्छी डिटेल आपने बता दी है। उसके अलावा जो मेन चीज़ आ जाती है स्टूडेंट कहते हैं एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है नॉर्मली, कुछ चीज़ें आप बता चुके हैं, कुछ मजीद क्लियर कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन और वीज़ा प्रोसेस के हवाले से थोड़ा हमें गाइड कीजिएगा। श्योर समझ। तो सबसे पहले वही एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट की स्टार्ट होती है इनिशियली फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है यूके के लिए, जैसे जर्मनी और अदर कंट्रीज़ में है, जो इटली वगैरह में, तो यहाँ पे अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी उसमें हम डॉक्यूमेंट्स में जो CV चाहिए होती है, एकेडमिक्स चाहिए होते हैं, ठीक है, LOR चाहिए होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, SOP चाहिए होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेती। इंग्लिश टेस्ट, डेफिनेटली अगर इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब जो भी इंग्लिश कोर्स है या टेस्ट है जो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसेसिंग फाइल के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए, हम डॉक्यूमेंट जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी जो है उसे चेक करेगी। विद इन 5 वर्किंग डेज स्टूडेंट विल गेट एन ऑफर लेटर, ठीक है। पहले तो कंडीशनल ही मिलता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। उन्हें मीट करने के बाद स्टूडेंट को फिर अनकंडीशनल ऑफर रिसीव होता है, या फिर डायरेक्टली कैश लेटर भी रिसीव हो जाता है, ठीक है। जब वो रिसीव होता है तो उस पर फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। अनकंडीशनल पे इंटरव्यू की एक कंडीशन लगी होती है, सुटेबिलिटी इंटरव्यू की एक कंडीशन होती है। जैसे ही स्टूडेंट वो इंटरव्यू क्लियर करता है, वो क्लियर करने के बाद उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू पे एन इनिशियल डिपॉजिट टू द यूनिवर्सिटी। फिर उसको इंटरव्यू क्लियर करने के बाद इनिशियल डिपॉजिट करना है यूनिवर्सिटी को। अब यूके में क्राइटेरिया ये होता है कि 50% फी आपने यहाँ से पे करनी है
एंड द रिमेनिंग फी जो है वो आपने वहाँ जाके यूके में जाके इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो यूनिवर्सिटीज ऑफिशियली जो इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करती हैं ये 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन अगर स्टूडेंट क्लेम करते हैं फॉर फर्दर इंस्टॉलमेंट्स तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट आपका पे हुआ एंड देन एक टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है यूके में, टीबी टेस्ट करवा दिया एंड देन बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कैश के लिए चाहिए होते हैं। अनकंडीशनल आ गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद टीबी टेस्ट, इनिशियल डिपॉजिट, बैंक स्टेटमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैश के लिए कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज जो है कैश के लिए चाहिए होता है। उस पर फिर आप कैश पर जब आपका केस आ जाता है यूनिवर्सिटी से, तब उस केस के बिहाफ पे आप वीजा अप्लाई करते हैं। उस केस के बिहाफ पे आपका वीजा अप्लाई होता है जिसमें आपको IHS पे करना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस फी जो है, ठीक है, आपको IHS पे करना होता है यूनिवर्सिटी के लिए, और आपकी वीजा फी होती है जो कि फिलहाल अभी 524 चल रही है, 524, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड। अगर आप प्रायोरिटी पे अप्लाई करेंगे तो ये 1100 पाउंड तक जा सकती है, विद टैक्स ये उससे इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर IHS पे आपने पे कर दिया और इसके अलावा आपने ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपने जैसे पूरी की वीजा के लिए, ठीक है, वीजा फी, IHS, जब ये हो गया देन फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। हम लाइक एम्बेसी की आपकी अपॉइंटमेंट होती है वीजा की, एंड देन जब आप एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक एडिशनल टास्क ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाने होते हैं। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी से जो है वो वेरीफाई होते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको वीजा जो है, अगर आप स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन 1 हफ्ते से 10 डेज के दरमियान है। ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको विद इन 3 और 5 डेज जो है आपको वीजा जो है वो यूके का इजीली मिल जाता है अगर आप प्रायोरिटी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है प्रोसेस है यूके के लिए। चले, बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद एक आधे मजीद सवाल हैं आपसे। ये बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट हो, आर्मी का टेस्ट हो, उसके अलावा फॉरेन स्कॉलरशिप्स का टेस्ट हो, तो स्टूडेंट्स दर्जनों नहीं लाख, ऐसा समझे कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं। तो ये बताइए कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं यूके में अप्लाई करने के बाद या एप्लीकेशन के दौरान, जिनको के स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन आगे मजीद बढ़ सके और उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। देखिए, स्कॉलरशिप तो जब आपको यूके से ऑफर लेटर रिसीव होता है ना, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर रिसीव होता है, तो उस पर ऑलरेडी आपकी स्कॉलरशिप मेंशन होती है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, और जो आप जैसे कि हम मतलब फुली फंडेड के लिए अगर अप्लाई करें तो मैंने आपको बताया है कि यूके में आसान नहीं है फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना, क्योंकि सम हाउ स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि मतलब ये स्कॉलरशिप आ रही है, वो स्कॉलरशिप आ रही है। डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए अप्लाई कर भी लें तो चांसेस बहुत कम है कि स्टूडेंट सिक्योर कर सके। तो इसमें स्टूडेंट का बेसिकली टाइम वेस्ट होगा। अगर वो यूके के लिए सोच रहे हैं कि हमें फुली फंडेड यूके में चाहिए, तो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है, फ्रॉम द यूकेज यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ अब जो स्कॉलरशिप यूके प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आपके ऑफर लेटर पे ही मेंशन है। ठीक है, वो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगी कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। फर्दर अगर आपने चांसलर या फिर आपने मेरिट बेस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिंक्स वगैरह ऑफर लेटर पे ही होते हैं। नहीं तो जो एजेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है तो वो भी स्टूडेंट्स के फॉर्म वगैरह फिल करके आगे एडमिशन डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, तो उस पर उनको फर्दर जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अब जहाँ तक बात है कि प्रोसेसिंग के दौरान अब मिस्टेक्स क्या होती हैं कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि स्टूडेंट्स से जब हम डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं ना, तो सम नॉट हर किसी के बारे में मैं बात नहीं करी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ब्लर इमेजेस और ब्लर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कर देते हैं, और मतलब कि वो एक इशू है कि उन्हें कैम स्कैनर के जरिए अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को जो है बिल्कुल विजिबल चीज़ें हो, जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल विजिबल हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स भेजना ये बहुत नेसेसरी चीज़ है जो कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और समटाइम्स कुछ ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेज देते हैं, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि अभी पेंडिंग पे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूसली डिले हो रहा होता है। तो डिले होते होते समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट का इनटेक ही निकल जाता है, फिर उसको सेकंड इनटेक के लिए हमें डेफर करना पड़ता है, फिर दूसरे इनटेक में उसको एडमिशन मिल जाता है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस इनटेक के लिए उसने अप्लाई किया था वो इनटेक उसका फिर निकल जाता है। तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो करते हैं वो ये है, इवन इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात आती है डिपॉजिट और बैंक स्टेटमेंट की, उनके पास फंड्स के अरेंजमेंट नहीं होता। ये वो स्टेज है कि भाई स्टूडेंट का सारा काम हो चुका है, उसने मतलब के इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए, ठीक है, प्रीकैस इंटरव्यू भी या सुटेबिलिटी इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए,
और वीज़ा रेशो तो आपको वैसे भी पता है 98-99% है, उसमें तो मसला वैसे भी नहीं आता यूके के। अब यहाँ पे आगे मसला बनता है इन चीज़ों का कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हो। तो जैसे इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो फिर उनके बाद उन्हें जो है फंड्स भी अरेंज करने हैं, देन उसके बाद उनका बैंक स्टेटमेंट भी रेडी करनी है। एक अच्छी बात यह है कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ 28 दिन की मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 28 दिन से मैच्योर्ड है तो आप इस पर आपको कैश लेटर मिल जाएगा। एम्बेसी तक वो 1.5 महीने की 2 महीने तक की होती है, तो वो बेसिकली इतनी मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि स्टूडेंट इन्वेस्टर से भी ले लेते हैं। अगर अपनी नहीं भी है तो इन्वेस्टर अपना एक मखसूस स्पेसिफिक % लेता है और उस पर वो इन्वेस्टर जो है उनके लिए बैंक स्टेटमेंट के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत बेसिकली चीज़ ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद चीज़ों को जब वो अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं तो उन अरेंजमेंट्स में बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है उनका। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्टूडेंट्स को शायद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनके जो नेम्स हैं, जैसे कि उनका अगर एकेडमिक्स में नाम है, जैसे कि मेरा अगर एकेडमिक्स में नाम है इफ्रा इकबाल, ठीक है, लेकिन मैं पासपोर्ट पे इफ्रा इकबाल खान दिखवा देती हूँ, तो ये भी एक इशू हो जाता है। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स को एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है कि दोनों जो पर्सन है जो कि एकेडमिक्स पे नाम मेंशन है और जो पासपोर्ट पे नाम मेंशन है, तो ये बेसिकली सिमिलर एक ही बनता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो ये भी देखना पड़ता है कि जो नाम आपके एकेडमिक्स में है वही नाम आपके पासपोर्ट पर भी आएगा, और अगर नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। जो एफिडेविट है वो भी डेफिनेटली चल जाता है, तो उस पर भी एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली ये कुछ चीजें हैं और मतलब थोड़ी सिंसेरिटी जो है यहाँ पर आके पता चलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए वाइल प्रोसेसिंग द फाइल, और ताकि उनका जो एडमिशन है वो इजीली स्मूथली आराम से हो जाए। बहुत उम्दा गाइड किया आपने। यही काफी सारी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी एडमिशन कॉस्ट कर देती हैं, जो कि फिर नहीं हो सकती, फिर अगले साल तक जाना पड़ता है। और समटाइम्स एज इतनी नहीं होती, समटाइम रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं कि बंदा फिर आगे उस चीज को परसू ही नहीं कर पाता। तो राइट टाइम इज द नाउ, जो अभी टाइम है वही राइट टाइम है। अपनी प्रिपरेशन करके रखें जब अप्लाई कर रहे हैं, यही मेरी भी सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप एक चीज कंफर्म कीजिएगा, स्टूडेंट्स हमेशा से ये सवाल पूछते हैं, स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, फंडेड पे जा रहे हैं, मतलब पार्शियली फंडेड है, फुली फंडेड है, ये पूछते हैं कि वहाँ जाके हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑफिशियली है या अनऑफिशियली है, मतलब कोई सिस्टम होता है जॉब करने का वहाँ पे? यस सर, डेफिनेटली। अब देखिए जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो मेनली स्टूडेंट से कंसर्न्स होते हैं कि हमें डिग्री तो चाहिए है, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमें बेसिकली जॉब भी करनी है। तो जॉब से रेलेवेंट चीज ये है कि बैचलर का अगर एक स्टूडेंट आ रहा है तो उसकी 5 डेज क्लासेस होती है। बैचलर के स्टूडेंट की 5 डेज इन अ वीक क्लासेस होती है। तो बैचलर के स्टूडेंट के लिए जॉब जो है अलाउड है, बैचलर का स्टूडेंट भी कर सकता है, इतना मसला नहीं है। बैचलर के स्टूडेंट जो 20 आवर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं वो पर वीक जो 20 आवर्स हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें 5 डेज अगर क्लासेस हो रही हैं तो वीकेंड, फिर 2 दिन के वीकेंड आ जाते हैं, तो मतलब इतना आसान नहीं है बैचलर के स्टूडेंट के लिए। मेनली मैं बता रही हूँ, अगर बैचलर का स्टूडेंट जा रहा है यूके तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी 3 साल की फी भी पे कर सके, उसे फाइनेंस का प्रॉब्लम ना हो, उसे अकोमोडेशन का प्रॉब्लम ना हो, तो फी की इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली दे सके, ठीक है। तो बैचलर के स्टूडेंट के लिए ये चीजें हैं। तो हम बात करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट की। मास्टर्स के स्टूडेंट इजीली जॉब कर सकते हैं। अब क्या है, मास्टर्स की यूके में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती है, ठीक है, पर वीक में, यानी एक हफ्ते में ओनली 2 डेज क्लासेस, और साथ में 20 आवर्स तो वैसे ही लीगली स्टूडेंट्स को दिए गए हैं कि वो जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर वो एडिशनल भी अगर जॉब करें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यस, फॉर मास्टर्स 100% स्टूडेंट कैन सिक्योर अ जॉब। लेकिन बैचलर्स के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि बैचलर्स की क्लासेस और उन पर स्टडी का बर्डन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे। सही। और आखिरी चीज ये कि आपकी कोई सजेशंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं यूके में, और मतलब क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको कि यूके जाया जाए ना जाया जाए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके लिए? आप सारी चीजें तो नो डाउट क्लियरली बता चुके हैं, लेकिन एक जस्ट एडवाइस, एजुकेशन से हटके भी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई आपकी एडवाइस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली। देखिए मैं तो एक चीज़ ये चाहूँगी कि एजुकेशन आप पाकिस्तान में कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में भी जाके कर रहे हैं, एजुकेशन एजुकेशन है और उसका पर्पस और उसकी वैल्यूज सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें जो कैटेगराइज होती हैं या फिर उनमें जो डिफ्रेंशिएट हम देखते हैं तो वो हम बेसिकली इंपॉर्टेंस का देखते हैं कि किस डिग्री की इंपॉर्टेंस है, किस डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम इन चीज़ों को भी, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज अगर आप बात करें अंडर 5 to 600 भी वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में नहीं आती। जबकि आप यूके की बात करें तो इवन यूके की 4 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड हमेशा टॉप पर रहती हैं। आपको पता होगा जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंपीरियल है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मतलब ग्लोबली हमेशा 1st, 2nd, 3rd and 4th रैंक पर होती हैं।
आप हिसाब लगा सकते हैं कि यूके की एजुकेशन की बेसिकली अभी स्टैंडर्ड क्या है यूके का बेसिकली। देन उसके बाद आपने कहा कि मतलब कि क्या सजेशंस होंगी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आप फॉरेन कंट्री अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपने जाना है, ठीक है, और आपके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वो अपनी एजुकेशन परसू करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सजेशन साथ में ये भी होगी कि एक स्टूडेंट को जब वो अब्रॉड चला गया, उसने वहाँ से डिग्री ले ली, वो चलो PSW भी 2 साल का ले लिया, 3 इयर्स वहाँ सर्वाइव कर लिया, ठीक है, एटलीस्ट वापस आके आप अपनी कंट्री को बेनिफिट जरूर दें। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको सेटल्ड होना है, ठीक है, सेटलमेंट भी इज़ नॉट अ थिंग दैट अगर कोई चाहता है तो ठीक है, सेटलमेंट भी ठीक है, लेकिन अगर आपने वो डिग्री ले ली, डिग्री के बाद अगर आप अपने पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं कर रहे तो ये एक चीज़ है जो मैं डेफिनेटली मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अब्रॉड जाके आप डिग्री परसू कर रहे हैं, देन पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को उसका बेनिफिट दें, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं या फिर कोई बिजनेस सेक्टर्स में आप जो है आपके पास ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज हैं जो आप बाहर से सीख कर आए हैं, तो मेरा मानना है कि उसका बेनिफिट आपकी कंट्री को भी होना चाहिए। आई वुड रियली सजेस्ट आप किसी भी कंट्री में जाएं, अपन यूके जा रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं, यूके का मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया है, बहुत ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो सकता है, लेकिन वही बात है कि बेनिफिट्स जो हैं आपकी अपनी कंट्री को भी होने चाहिए। ये मेरी सजेशन रहेगी स्टूडेंट्स की। ऐसा ही मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, खुआ वो यूके हो या कोई दुनिया का और मुल्क हो, लेकिन वहाँ की जो एक्सपर्टीज है, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान में लेके आए, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये भी हो सकता है जब आप यूके जा चुके हैं तो वहाँ पे आपकी जान पहचान भी है, ऊपर से आपके पासपोर्ट पे भी स्टैंप लगा हुआ है उनकी कॉन्सुलेट का या उनकी एम्बेसी का। कहने का मकसद ये है कि आप आ जा भी सकते हैं, मतलब अगर 3 महीने आप वहाँ हैं तो 3 महीने यहाँ भी रहें, अगर 6 महीने वहाँ हैं तो 6 महीने यहाँ भी रहें, नहीं तो कुछ अपना वक्त जो है आप यहाँ लाजमी सर्व करें पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, कि मुल्क सबसे पहले। बिल्कुल ऐसा ही ठीक फरमाया आपने। और आपसे मतलब सवाल पूछ के डिस्कशन करके काफी खुशी हुई और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये काफी पसंद आएगी। और कोई भी अगर उनके सवाल हुए, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को भेज सकते हैं और ताकि वो हम आप तक पहुंचा दें। फिर उसका अगर पॉसिबिलिटी हुई तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, नहीं तो आपसे आंसर लेके हम उनको कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग अवेलेबल लाइक फोन नंबर, ईमेल, ऑफिशियल फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, यू कैन शेयर विद देम एज वेल, और हम डायरेक्टली उनसे जो है कांटेक्ट कर लेंगे। एंड आल्सो थैंक्स टू यू एज वेल जो आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बेसिकली STS को और मतलब यूके को बेसिकली एक्सप्लेन कर सकूं आपके चैनल के थ्रू, तो डेफिनेटली समझ इसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो देखने वाले हैं व्यूअर्स, डेफिनेटली मैं उनको व्यूअर्स को ये भी ज़रूर गाइड करूँगी कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करें और फर्दर एजुकेशन के लिए अगर यूके से, जर्मनी एंड इवन US से, इवन इटली जो गाइडलाइंस उन्हें चाहिए तो STS जो है उन्हें प्रोवाइड करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगी, यूके के लिए STS की सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं टिल दैट वीज़ा प्रोसेस। वी डू नॉट चार्ज अ पेनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके लिए काम करते हैं वीज़ा प्रोसेस तक। वीज़ा भी हम खुद ही फाइल करते हैं, मतलब कि अगर स्टूडेंट्स आएंगे और डेफिनेटली उन्हें अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट सर्विसेज मिलेंगी और वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। चले, आपको पता है पाकिस्तानी फ्री की चीज़ तो हम छोड़ते नहीं है। डेफिनेटली बहरहाल अच्छी चीज़ है, तो अगर ये फ्री है तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्लान है बाहर जाने का, जो कंट्रीज आपने बताए हैं, बहरहाल यूके के लिए तो सारी चीज़ें फ्री हैं, तो लाजमी अप्लाई वगैरह करें, सारी चीज़ें देखें, मतलब एक्सपोजर हासिल करें, ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त यहाँ पे हमें दिया। आप अभी ऑफिस में होंगे, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ये चैनल कोशिश यही करेगा कि आगे भी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल और बाकी जो सोशल इश्यूज हैं सब चीज़ों के पे ऊपर इंशाल्लाह गाइडेंस प्रोवाइड करता रहे। आगे भी इंशाल्लाह आपकी हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ी या आपके मतलब मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम लाजमी आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। श्योर आपका बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफिज़।